साथियों नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या कंडीशन है हिंदू मैरिज के लिए। अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट, बिफोर द सोलमनाइट ऑफ मैरिज वी हैव टू फुलफिल द कंडीशन दैट इज डिफाइंड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं आपका दोस्त साथी एडवोकेट रोहित कुमार सिंह, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को बजा दें और अच्छे अच्छे कमेंट दें, लेकिन वीडियो देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये 5 नंबर क्या है? ये सेक्शन है, सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ठीक है, तो इसके तहत ये सेक्शन 5 के तहत कंडीशंस को बताया गया। कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज। अगर हिंदू मैरिज में अगर हमको मैरिज को परफॉर्म करना है, सोलमनाइट करना है, तो क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करने होंगे, तभी वो मैरिज वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वॉइड हो जाएगा। तो पहला कंडीशन कहता है नाइदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, अर्थात मोनोगेमी। अब ये क्या है? जब किसी भी स्पाउस की शादी हो रही हो, स्पाउस मीन्स यहां अगर लड़का है तो लड़की और लड़की है तो लड़का, उसके लिए स्पाउस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अगर स्पाउस का मैरिज के समय में अगर उसके कोई भी स्पाउस है, अर्थात उसने पहले शादी कर रखी है, पत्नी हो या पत्नी लड़की के लिए हस्बैंड हो, तो वो शादी अनवैलिड मानी जाएगी, इनवैलिड मानी जाएगी। और अगर इसका कोई वायलेशन करता है तो वायलेशन ऑफ दिस कंडीशन विल बी पनिशेबल इन 2 वेज। अगर इस कंडीशन को आप वायलेट करते हैं तो आप पनिश भी होंगे। तो पहला पनिशेबल क्या होता है, पनिशमेंट क्या होता है? मैरिज विल बी वॉइड, मतलब शादी ही शून्य हो जाएगी, शादी मानी नहीं जाएगी। और सेकेंड है मैरिज विल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 495 एंड 494 ऑफ द आईपीसी ऑफेंस। 95 और 494 के तहत में ये आपके ऊपर में ऑफेंस चलेगा। अब ये बीएनएस बन गया है तो उसके अंदर ही ये सब चीजें आ गई है। अब बात करते हैं सेकेंड क्या कहता है? सेकेंड कंडीशन है एट द टाइम ऑफ मैरिज नाइदर पार्टी इज इनकैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट टू इट इन कंसेक्वेंस ऑफ द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। तो क्या आ गया दूसरा कंडीशन? अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। एट द टाइम ऑफ मैरिज अगर कोई भी वर या वधु माइंड से अनसाउंड है, यानी कि वो विक्षिप्त अवस्था में वो कंसेंट नहीं दे सकता कि क्या है शादी क्या नहीं है, और उसके साथ अगर शादी कर दी जाती है तो वो शादी भी वैलिड नहीं मानी जाएगी, वो शादी क्या हो जाएगी? वॉइड हो जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है थ्रू द कैपेबल गिविंग अ वैलिड कंसेंट। अब एक कंडीशन और है कि यहां पर वो कंसेंट दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में जो दौरे पड़ते हैं वो कभी ठीक हो जाते हैं फिर पड़ते हैं, तो इस तरह से वो कंसेंट ऐसी स्थिति में दे सकता है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है? हैज बीन सफरिंग फ्रॉम द मेंटल डिसऑर्डर। वो किसी मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहा हो या कर रही हो, उस दौरान क्या होता है? सच काइंड ऑफ extend as to be the unfit for the marriage and procreation of children। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति, वो महिला, वो पुरुष अनफिट माना जाएगा शादी के लिए, और प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड मतलब प्रजनन के लिए, बच्चों को जन्म देने के लिए अनफिट माना जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सी। ये हम बात कर रहे हैं सेक्शन 5 के अंतर्गत दूसरे पॉइंट का सी नंबर, अर्थात हैज बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक ऑफ इंसैनिटी। इंसैनिटी मतलब पागलपन या उन्मत्तता, जिसका अटैक आता रहता हो, जैसे मिर्गी हो गया। तो ये जिनको अटैक आता रहता है वो भी शादी के लिए वैलिड नहीं है, और अगर ऐसी शादियां कर दी गई है तो वो शादी अगर कोर्ट में पहुंचता है तो वो वाइड हो जाएगा। तो वही बात कहता है ये कि हैज बीन सब्जेक्ट टू अ रिकरेंट अटैक ऑफ द इंसैनिटी, मतलब पागलपन वाली बीमारी या मिर्गी की बीमारी या किसी तरह का कोई उन्मत्तता। तो ये भी पॉइंट क्लियर होगा। तो ये दूसरे नंबर के अंतर्गत ए बी सी हम लोगों ने समझा। अब बात करते हैं तीसरे नंबर में, सेक्शन 5 के अंतर्गत सब क्लॉज 3।
द ब्राइड ग्रूम हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स। यहां पर अब एज कंप्लीशन के बारे में बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है कि जो ब्राइड ग्रूम है अर्थात जो पुरुष है उसकी एज 21 वर्ष होनी चाहिए और जो लड़की है उसकी एज 18 ईयर कंप्लीट होना चाहिए शादी के समय, तभी वो वैलिड शादी मानी जाएगी। इसी बात को यहां पर ये लिखा गया है। एंड द ब्राइड द एज ऑफ 18 ईयर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो यानी एज की बात हो गई, पागलपन की बात हो गई और दोनों का एक कंसेंट की बात हो गई। अब तो चौथा पॉइंट है द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या है हमने पहले के वीडियो में बता रखे हैं। अगर आपको डिटेल्स में देखना है तो आप एक बार लिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा। मैं आपको थोड़ी बहुत बता देता हूं कि ये क्या होता है। इसमें कुछ लिस्ट दिए गए हैं प्रोहिबिटेड डिग्री के अंतर्गत जहां पे आप शादियां नहीं कर सकते, जैसे अपने भाई के पत्नी से, मदर के भाई के पत्नी से, उसके साथ साथ अपने मदर के साथ, अपने भाई के साथ में, अपने बहन के साथ में, अपने नीस के साथ में, अपने चाची के साथ, अपने मामी के साथ आप शादी नहीं कर सकते हैं। तो मैं डिटेल्स वीडियो में बता दिया हूं, वहां पे आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब एक और बात आती है कि द पार्टीज आर नॉट सपिंडा ऑफ ईच अदर। वहीं पर मैंने सपिंडा के बारे में भी बता रखा है। सपिंडा क्या होता है कि पुरुष के क्षेत्र में, पुरुष के साइड में 5 जनरेशन तक आप शादियां नहीं कर सकते और महिला के साइड में आप 3 जनरेशन तक शादियां नहीं कर सकते। अगर इस बीच में आप शादी करते हैं, मतलब इन रिलेशनों के बीच में, तो आपकी शादी इनवैलिड मानी जाएगी, अर्थात वाइड मैरिज मानी जाएगी। लेकिन यहीं पे दोनों में आप एक बात याद रखना, जो है डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड एंड सपिंडा रिलेशनशिप। अगर आपके कस्टम्स एंड राइट्स कुछ एरिया में ऐसे हैं कि अलाउ करते हो, परमिट करते हो कि उनके बीच में शादियां वैलिड है, तो वो उन पे छोड़ दिया जाता है और वो सही मान लिया जाता है। तो कुछ चीज को छोड़ दिया गया है अकॉर्डिंग टू राइट्स एंड कस्टम्स। ठीक है, राइट्स मतलब RIGHT नहीं, RITE, रिवाज वाली राइट। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है किस एरिया में कौन सा कस्टम्स चल रहा है। जैसे अगर साउथ के कुछ एरिया ऐसे हैं कि मुझे सुनने में आया कि वहां पर भाई बहन के बीच भी शादियां होती है। आप लोग क्लियर करना अगर आप लोगों को कुछ पता हो इसके बारे में। तो ये हो गई कुछ हमारे पॉइंट्स। अब एक पॉइंट और है, उसको हम समझ लेते हैं। ये एक्चुअली में ये सेक्शन 7 में है, ये हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 में दिया गया है। और ये क्या कहता है, इसमें इस एक्ट में ही बताया गया है, हिंदू मैरिज एक्ट में, कि जब भी आप सेक्शन 5 की बात करें, ठीक है, कंडीशन ऑफ मैरिज की, तो इसके साथ ही आपको सेक्शन 5 को भी पढ़ना पड़ेगा और तभी जाकर के ये मैरिज कंप्लीट हो पाएगी। तो आई होप समझ रहे होंगे कि आप लोगों को कमेंट को भी पढ़ना पड़ेगा कि कमेंट क्या कहता है एक्ट का। तो एक्ट का कमेंट कहता है कि जब भी आप सेक्शन 5 की बात करें तो उसी के अलॉन्ग विथ यू हैव टू रीड द सेक्शन 7। अब ये सेक्शन 7 क्या कहता है, सो देखिए। मैरिज सेरेमनी, पर्सनल लॉज के अंतर्गत मैरिजेज होते हैं, उनका अपना एक सेरेमनी होता है। जैसे हिंदुओं का अलग, मुस्लिमों का अलग, उनमें निकाह होता है। हमारे यहाँ पे सप्तपदी होती है, वैसे क्रिश्चियन में उनके रीति रिवाज से शादियां होती है। तो अगर हमारे हिंदू धर्म की बात की जाए तो हिंदू धर्म में क्या कहा गया है कि मे बी सोलेमनाइट विद द कस्टमरी राइट्स एंड द सेरेमनी ऑफ द अदर पार्टी। मतलब जो आपके लोकल एरिया में आपके कस्टमरी राइट्स हैं, उस तरह से जो शादियां होती है वो होनी चाहिए और ये जरूरी है। अब उसमें क्या आएगा सो देखिए, हम लोग जानते हैं ना सप्तपदी होता है, यानी इसका मतलब होता है टेकिंग ऑफ 7 स्टेप बिफोर द सेक्रेड फायर विथ ज्वाइंट। मतलब विथ ज्वाइंट मतलब वर और वधु ज्वाइंटली जब वो सेक्रेड फायर के पास में वो 7 फेरा लेते हैं तभी शादियां कंप्लीट मानी जाती है। इसी बात को इसने लिखा है कि टेकिंग ऑफ 7 स्टेप बाय द ब्राइड ग्रूम एंड ब्राइड ज्वाइंटली बिफोर द सेक्रेड फायर। ठीक है, आग को बहुत ही पवित्र माना जाता है। और क्या लिखता है नेक्स्ट में कि द मैरिज बिकम्स कंप्लीट, और तभी जाकर के मैरिज कंप्लीट हुआ। तो आप लोगों को जितनी भी चीजें समझ में आई होगी कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैं जो पिछले कक्षाओं से आपकी क्लासेस ले रहा हूं, लेक्चर ले रहा हूं, उसमें मैं शुरू से
सोर्सेस, हिंदू कौन, किन लोगों पे एप्लीकेबल होगा, उसके बाद में प्रोहिबिटेड डिग्री, ब्लड, हाफ ब्लड, फुल ब्लड, इस तरह से यूटेराइन ब्लड, और उसके बाद में आज कंडीशन ऑफ मैरिज। तो इन सब चीजों को हम लोगों ने बृहद समझा, डिटेल में समझा, और आगे भी ऐसे ही लेक्चर आते रहेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा, आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।